उन्होंने शेयर्स बाय करने। So a notice is served to the existing shareholders that if they are interested to buy the shares of the company, they can reply to this notice within 15 days. Otherwise, these shares are offered to the general public. तो उसमें ये होता है कि जो मार्केट प्राइस है उससे कम पे उनको ऑफर किया जाता है। तो उसका दो बेनिफिट है, एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर उसको मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, और अगर नहीं भी सेल करना चाहते तो उनकी ऑनरशिप जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड टाइप है बोनस शेयर एक होते हैं। बोनस शेयर क्या चीज होती है जी? सर जो डिविडेंड की जगह जो है ना कंपनी अपने शेयर जो होल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया जाता है इन द डिविडेंड फॉर्म ऑफ प्रोवाइड के। ठीक है, कंपनीज ने क्या करना होता है, प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर होल्डर्स को। वो जो प्रॉफिट का पार्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड्स बोला जाता है। अब ऐसा होता है कि कंपनी ये डिविडेंड जनरली कैश की फॉर्म में जो है वो पे करती है, बट सम टाइम कंपनी के पास या तो कैश अवेलेबल नहीं होता या कैश अवेलेबल होता है लेकिन कंपनी कैश पे नहीं करना चाहती, तो उस सूरत में वो क्या करती है, उनको शेयर इशू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 100,000 का जो है ना डिविडेंड देना है, तो वो 100,000 कैश देने की बजाय 100,000 को उनको क्या करती है, शेयर इशू कर देती है। तो वो जो शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जो है ना वो शेयर होल्डर्स दिए जाते हैं, या इन लिeu ऑफ कैश डिविडेंड दिए जाते हैं। दीस शेयर्स आर कॉल्ड एज बोनस शेयर। ठीक है जी। देन सर जी जी सर क्या इसका ये भी पर्पस हो सकता है कि कंपनी अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाह रही हो? बिल्कुल इस पर्पस में भी हो सकता है जी, कई पर्पस हो सकते हैं। देखें, जो कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द सेंस कि कंपनी ने अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, फ्यूचर में 1 साल बाद, 2-3 साल के बाद उन्होंने उसमें से प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही और ज्यादा रिटेन कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर शेयर होल्डर जो है ना वो शोर करेंगे जी कि हमें क्यों नहीं प्रॉफिट में से पोर्शन पे किया जाता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कंपनी के पास तो इतनी ज्यादा अर्निंग्स हैं। तो उस चीज को कैटर करने के लिए कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर हम ये बात करते हैं कि ये कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी है, तो उस शेयर होल्डर्स इक्विटी में कंपनी के पास इशूड कैपिटल है, उसके बाद रिटेन्ड लेस सपोज अर्निंग्स है, और इस रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद लेट्स सपोज कंपनी के पास जो डिफरेंट अदर रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू या कैपिटल रिजर्व हैं, वो आ गए। तो ये कंपनी के पास बन जाती है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इसमें कंपनी के पास लेट्स सपोज जो इशूड कैपिटल था वो 1000 है, कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो $1500 आ गई, जो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हैं वो $500 के जो है ना वो पड़े हुए हैं। तो टोटल जो कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो कितनी बन जाती है, $3000। एग्रीड? यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि शेयर होल्डर ये कहते हैं जी कि टोटल इन्वेस्टमेंट थी $1000 का, इसका 150% मींस $1500 आपने प्रॉफिट रिटेन करके रखा हुआ है और हमें आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो व्हाई इज इट सो? आप इसको जो है ना यूज भी नहीं कर रहे, इसको आप हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू कर देती है। अब जब बोनस शेयर इशू करेगी तो बोनस शेयर इशू करते हुए जो रिजर्व है उसको हम डेबिट कर देते हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो है ये डेबिट हो जाएंगी, और कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वो इशूड कैपिटल जो है वो कंपनी का इंक्रीज हो जाएगा। तो टेक्निकली हो क्या रहा है, रिटेन्ड अर्निंग में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज कंपनी ने क्या किया, 700 जो है वो डॉलर्स के जो है ना वो शेयर इशू कर दिए, और जो आपका कैपिटल है वो क्या होगा, $700 से इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ देखें, इस ट्रांजेक्शन के बाद इफेक्ट क्या आएगा कि ये जो आपके पास सिचुएशन थी जो यहाँ ऊपर गिवन थी, आपके इशूड कैपिटल में 700 ऐड हो जाएगा, तो 700 ऐड होने से कितना हो जाएगा, 1700। इसमें से 700 माइनस हो जाएगा, तो 700 माइनस होने के बाद ये कितना रह जाएगा, 800। और यहाँ आपके पास 500 ये उसी तरीके से रहेगा। और टोटल जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो कितनी रहेगी, 3000। अब देखिए शेयर होल्डर्स इक्विटी पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है
कि आपका पहले जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी वो 150% थी आपकी शेयर इशूड कैपिटल की, यानी जो ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया था उसका 150% आपने प्रॉफिट के तौर पे रिटेन किया होता। अब देखें जितनी ऑनर की इन्वेस्टमेंट है उसका सिर्फ 50% जो है ना रिटेन अर्निंग्स रहेगी। तो एक तो ये रीजन है कि शेयर होल्डर्स की जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए। सेकेंडली, पहले ये जो $1500 आपके पास पड़े थे, ये आपने कुछ अरसे के बाद जो है ना उसको री इन्वेस्ट करना था या उनको शेयर होल्डर्स को वापस देना था। अब जब इसको आपने शेयर इशू कर दिए तो इट हैज बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, वो जो परमानेंसी वाला फीचर हमने देखा था। अब एज लॉन्ग एज कंपनी इज ऑपरेशनल, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ना कंपनी में इन्वेस्टेड रहेगी। शेयर होल्डर्स को जो है ना ये रिटर्न उनको नहीं करनी पड़ेगी, उनका कोई इसके ऊपर लीगल क्लेम नहीं है कि वो कंपनी उनको दे। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो बोनस शेयर है वो इशू कर दिए जाते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा जी, ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स एज फार एज द ऑर्डिनरी शेयर्स आर कंसर्न्ड, so we basically discussed that the classification of the different shareholders of the company basically include that there are internal shareholders and there are external shareholders. Internal shareholders are the one who invest to own and run the company, whereas external shareholders are the one who invest only for a return. तो आप देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। कुछ सिर्फ इस वजह से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जब प्राइसेस थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेंगी तो प्रॉफिट टेकिंग करके उसको सेल कर देंगे। फॉर एग्जांपल डे ट्रेडर्स होते हैं, मॉर्निंग में उन्होंने जो है लकी सीमेंट के शेयर जो है ना ट्रेड हो रहा था 220 का, 220 पे बाय किया, लेटर ऑन द डे वो 220 से 222 पे गया तो ₹2 पर शेयर के ऊपर जो उन्होंने 10,000 शेयर परचेज किए थे वो सेल कर दिए। तो इसका मतलब है आज के दिन में वो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी शेयर पे उस पर 20,000 की प्रॉफिट टेकिंग करके उन्होंने अपनी ट्रांजेक्शन जो है वो क्लोज कर दी। तो ये वो शेयर होल्डर्स हैं जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं जो थोड़ी सी रिटर्न के लिए या प्रॉफिट के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, उस पैसे के ऊपर उन्होंने क्या करना होता है, उनको रिटर्न जो है वो देनी पड़ते हैं, इंटरेस्ट देना होता है। अब क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, सारे का सारा पैसा लोन के तौर पे देने की बजाय या लेंडिंग करने की बजाय उसको इन्वेस्ट भी कर देते हैं। तो अब वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, उसने क्या किया, 5 मिलियन रुपीस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। वो इस वजह से इन्वेस्ट किए कि उस स्टॉक मार्केट से उनको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। और शेयर्स के ऊपर रिटर्न किस सूरत में मिल सकता है, किस तरह का रिटर्न मिलेगा जी? जो शेयर्स आपने परचेज किए हैं उसमें रिटर्न किस तरह मिलेगा? डिविडेंड की फॉर्म में। वेरी डिविडेंड, गुड, कैश फॉर्म, एक बिल्कुल ठीक है, डिविडेंड की फॉर्म के कैपिटल अंदर गेन, मिलेगा। और कैपिटल गेन, दूसरा बोनस शेयर। बिल्कुल कैपिटल गेन या प्राइस इंक्रीज की फॉर्म में। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ₹50 का शेयर परचेज किया, ठीक है, आज से लेट्स सपोज 1 साल के पहले, तो उसकी जो प्राइस थी ईयर गो दैट वाज 50। वही शेयर जो है उसकी प्राइस इंक्रीज होके आज जो है वो 55 की होगी, आपने सेल कर दिया। तो इसका मतलब है 50 का शेयर लिया था, 55 का सेल कर दिया, तो पर शेयर आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 5 है। तो ये जो प्राइस इंक्रीज थी, इस प्राइस इंक्रीज के अगेंस्ट आपको ₹5 का प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड पे कर दिया, तो पर शेयर उन्होंने ₹3 डिविडेंड दे दिया। तो इसका मतलब है कि ₹3 यहाँ से आपको जो है ना डिविडेंड की फॉर्म में मिल गया। तो ये जो एक शेयर आपके पास था, ₹3 आपने उसके ऊपर डिविडेंड लिया, ₹5 प्राइस उसकी इंक्रीज हुई, तो इसका मतलब है टोटल इस शेयर के ऊपर ₹8 का आपका पर शेयर रिटर्न आ गया। ठीक है जी? सर सर ये डिविडेंड इंटरनल के केस में होगा या दोनों के केस में हो सकता है? दोनों के केस में हो सकता है जो है ना उसमें। ठीक है, लेकिन हमने रिटर्न की बात की ना, जो रिटर्न हासिल होनी है वो किस फॉर्म में होनी है, या प्राइस इंक्रीज की कैपिटल गेन की फॉर्म में होगी या रेवेन्यू गेन की फॉर्म में होगी। कोई भी जो इन्वेस्टर है, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल, जब इन्वेस्ट करता है तो उसको दो रिटर्न मिलती हैं कुछ शेयर के ऊपर। एक उस पर जो प्रॉफिट है मींस डिविडेंड, और दूसरा उसकी प्राइस इंक्रीज की वजह से जो बेनिफिट है जिसको हम कैपिटल गेन जो है ना वो कह रहे होते हैं। तो चाहे वो इंटरनल इन्वेस्टर है या एक्सटर्नल, दोनों के लिए जो है ना ये प्रॉफिट अवेलेबल होगा। ठीक है,
तो अब जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर है उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट हासिल करना, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में आए या वो कैपिटल गेन की फॉर्म के अंदर आए। जबकि जो इंटरनल है इनका मकसद भी प्रॉफिट अर्न करनी होता है, लेकिन उस प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ दूसरा इनका पर्सपेक्टिव क्या होता है, उस कंपनी को रन करना या उस कंपनी को जो है वो मैनेज करना। अब दो तरीके हैं ना, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कोई पार्टनरशिप ऑफर करता है, उसे कहते हैं जी कि ये बिजनेस है, इसमें इन्वेस्ट करो, मेरे साथ आके इसको जो है ना वो कंट्रोल कर लो। तो अब उस सूरत में आप क्या होंगे, इंटरनल एक किस्म के इन्वेस्टर होंगे। दूसरी सूरत में वो आपको कहता है कि आप पैसों की इन्वेस्टमेंट कर दी, बिजनेस चलाना, सारी चीजें करना वो काम मेरा है, आपको इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको क्या करूंगा, रिटर्न दे दूंगा। तो देन इन दैट केस यू वुड बी एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर। इज इट क्लियर जी? यस सर। इंटरनल वो है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस इंटेंशन के साथ कि कंपनी को उन्होंने रन भी करना है। एक्सटर्नल वो है जो सिर्फ इस इंटेंशन के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न या प्रॉफिट जो है ना वो अर्न करना है। ठीक है, तो रिटर्न या प्रॉफिट दोनों की पर्सपेक्टिव होगा, बट इन केस ऑफ इंटरनल द प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट बाय रनिंग द कंपनी, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल दे वुड ओनली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अर्न द प्रॉफिट जस्ट बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट। जी रियाज साहब आप कुछ कह रहे हैं? So, I have a query. जी Not the investor can get one thing, either dividend or the price increase. Because if price we see price increase on the day book open होगी book closure के बाद, जी जी। जितना उसने dividend दिया उतना तो प्राइस नीचे चले जाएगी. Is it so? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता जो है ना उसमें। डिविडेंड तो जो है वो तो प्रॉफिट का पोर्शन है जो शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसका जो सिग्नलिंग थ्योरी है वो ये कहती है कि इट इज नॉट ओनली द इंडिकेशन दैट द कंपनी हैज परफॉर्म वेल इन द करंट ईयर, but it is also a signal that the company would be able to perform well and pay dividend in the future years. That's why they are paying dividend. क्योंकि obvious सी बात है, इस साल डिविडेंड देंगे तो अगले साल फिर एक्सपेक्टेशन होगी कि डिविडेंड कंपनी पे करे, बल्कि ज्यादा ये डिविडेंड पे करने की जो है एक्सपेक्टेशन होगी। तो ओनली दोज कंपनीज पे डिविडेंड हु हैव दिस पर्सपेक्टिव और दे हैव फ्यूचर जो है ना पोटेंशियल ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। तो उस सूरत में कि when there is an indication that the company has paid dividend, so most people would like to invest in those companies which are regularly paying the dividends. So demand for their shares could increase, and due to increase in the demand, the prices of the shares would also increase. तो ऐसा भी होता है कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज की शेयर प्राइसेस या जैसी मोमेंट डिविडेंड अनाउंस होता है शेयर प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। डिविडेंड जो है वो शेयर प्राइस में से नहीं दिया जा रहा, वो प्रॉफिट में से जो है ना वो दिया जा रहा है। एक चीज। दूसरा ये है कि Yes. जी जी प्लीज। So that's true. Perhaps I couldn't put across my question जी जी correctly. My question is, dividends paid maybe annually or maybe quarterly, जी interim dividend quarterly या 6 monthly भी होगा, लेकिन annually final dividend होगा. जी बिल्कुल सही है। डिविडेंड पे करने से पहले एक हफ्ते के लिए बुक क्लोजर होता है जी कि बिल्कुल बुक्स आर ऐसे। क्लोज्ड फॉर 1 वीक. जी इस जी दौरान जिनके पास शेयर होल्डर हैं सिर्फ उनको डिविडेंड मिलेगा. बिल्कुल और ऐसे। जिस दिन लास्ट डे होता है बुक क्लोजर का उस दिन डिविडेंड दिया जाता है एनीबॉडी हु वाज होल्डिंग द शेयर. जी सही है। वेरी नेक्स्ट डे जब बुक ओपन होती हैं जी तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच वाज पेड टू द इन्वेस्टर्स उतनी अमाउंट शेयर प्राइस से कम हो जाती है. लेट्स से एक $100 का आपने शेयर खरीदा था, $10 उसका डिविडेंड अनाउंस हुआ है. सही 31 मार्च को उसका 23 से 30 मार्च तक उसका बुक क्लोजर था. बिल्कुल सही है। 31 मार्च को जब बुक ओपन होगी तो शेयर प्राइस $100 से $90 पे आ जाएगी. उसके बाद बेशक को दोबारा 110 पे चली जाए, जी जी बट ऑन फर्स्ट डे ऑफ द बुक ओपनिंग dividend amount will be extracted from the price, I suppose. बिल्कुल ठीक है। Sir. मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जब वो सेल करेगा तो वो प्राइस बेनिफिट उसको जो है ना लेगा। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जिस एग्जैक्टली दिन अगर वो डिविडेंड सेल कर देगा तो फिर हाँ उसको डिविडेंड नहीं मिलेगी बुक क्लोजर से पहले अगर सेल हो गया तो. बिल्कुल ऐसे ही है जो है ना उसमें। तो अब फॉर एग्जांपल उसने डिविडेंड रिसीव कर लिया और अपने शेयर होल्ड किया, सर. ठीक है। नेक्स्ट डे जो प्राइस है सर. इफेक्ट आया है वो पॉजिटिव सिग्नल मार्केट में जाने से ऑटोमेटिकली इन द अपकमिंग फ्यू डेज और वीक्स वो रीगेन हो जाएगा जो है ना उसमें। तो जैसे ही वो रीगेन होता है ही और शी हैज द अपॉर्चुनिटी टू सेल एंड अर्न द कैपिटल गेन जो है उसके ऊपर वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज तो
इट्स ऑफ नो यूज कि उधर आपने डिविडेंड की फॉर्म में जो है ना बेनिफिट लिया है और नेक्स्ट डे शेयर प्राइस के डिक्लाइन के ऊपर सेल करके उस पर लॉस करके वो जो बेनिफिट है उसको ऑफसेट कर दे जो है उसमें। तो प्राइमरीली जो डिस्कशन जो चल रही थी वो ये थी कि शेयर्स के ऊपर दो तरह की रिटर्न्स आप हासिल कर सकते हैं। एक, प्राइस इंक्रीज जब हो उसको सेल करके कैपिटल गेन आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा, उसको होल्ड करने के ऊपर आप डिविडेंड जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो वो डिस्कशन एक्चुअली उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चल रही थी। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू। ओके जी, देन देयर आर इंटरनल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट टू ओन एंड रन द कंपनी। They include the corporate shareholders, means the holding company. What do you mean by corporate shareholders? सर जिन्होंने जिसके अंडर कोई दूसरी कंपनी जिस तरह यू फोन, पीटीसीएल